इस देश के कोने कोने में बिखरी पड़ी हैं कहानियाँ, कुछ पत्थरों में गड़ी हुई या कुछ पीछे छूटी निशानियाँ। मध्य प्रदेश के ओरछा के किले की कहानी बहुत ही खास है। बेतवा नदी के किनारे बने बुंदेला प्रदेश का शासन सन 1501 से चालू हुआ। रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला ने एक नए शासन की स्थापना की और बुंदेला राजवंश उसके बाद सन 1783 तक चलता रहा। ओरछा वैसे तो किलों की नगरी भी है, साथ ही ये भगवान राम की भी नगरी है। ओरछा के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक विशाल और भव्य ओरछा किला। आज भी यह किला अपने अंदर 500 वर्ष पुराना इतिहास, उसकी गौरवशाली परंपरा और बहुत कुछ समाये हुए आज भी वैसे ही खड़ा हुआ है। अपने गौरवशाली इतिहास के पेंटिंग्स या चित्रकारी को समेटे हुए विशालकाय छतरियों, दीवारों, इन गुंबदों के साथ में वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम आपको ओरछा फोर्ट दिखा रहे हैं। इस राजा महल के निर्माण की नींव राजा रुद्र प्रताप सिंह ने सन 1531 में रखी थी, किंतु इसका निर्माण कार्य उनके ज्येष्ठ पुत्र भारती चंद्र ने पूर्ण कराया। इसके बाद उनके छोटे भाई एवं उत्तराधिकारी मधुकर साव द्वारा कुछ परिवर्तन व परिवर्धन कर अंतिम रूप प्रदान किया गया है। महल 2 भागों में विभक्त है। आवास कक्षों के अतिरिक्त दीवाने खास एवं दीवाने आम इस महल के प्रमुख भाग है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और ये जो सामने आप दीवार देख रहे हैं और जिसके आगे जो दरवाज़ा पड़ेगा उसका नाम कटीला दरवाज़ा है, और वो जो ब्रिज जिस पर हम चढ़ के आए हैं उसको अडवास पुल कहते हैं, जो कि बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। और अब हम आपको दिखाते हैं इसका हिस्सा। ये जो आपको दीवार में से ये छेद टाइप के दिख रहे हैं ना, इसमें गर्म पानी या तीर वगैरह छोड़े जाते थे। और अभी हमें अंदर जा रहे हैं। ये इसका प्रमुख द्वार है जिसके अंदर से हम महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। अंदर आपको टिकट घर देखने को मिलेगा। यह एक संरक्षित स्मारक है। तो अब सामने आप ये जो गेट देख रहे हैं उसे कटीला द्वार कहते थे, आयरन स्पाइक गेट। इसमें जो ये कांटे टाइप की जो चीज़ें लगी हुई हैं वो बेसिकली हाथी से बचाने के लिए लगी गई थी। जैसे कोई हाथी को मदिरा पान गिरा करा के अगर उसमें हमला करने के लिए बोला जाता था तो ये जो कांटे हैं ये उसमें हाथी के शरीर में चिपक जाते थे और हाथी इसको तोड़ दूर हो जाता था और उसको तोड़ नहीं पाता था। साथ ही ये जो गेट है ना वो थोड़ा सा एंगल पे बनाया गया है। जैसे कोई भी आए खट्टा आदमी हमला करे तो उसको मुड़ने के लिए यहाँ पर रुकना पड़ेगा और एक साथ इस पर हमला ना कर सके। तो बेसिकली ये एक बचाव के तरीके के लिए इसको बनाया गया था। अब जो सामने आप रोड देख रहे हैं उस रोड पे आप अपनी गाड़ी को ड्राइव करके सीधे जहांगीर महल में जा सकते हैं। और ये जो लेफ्ट साइड में ये दिख रहा है ना, ये ओरछा हेरिटेज पूरा वॉक का पूरा नक्शा बना हुआ है और क्या क्या इसमें देखने लायक की चीज़ बनी हुई है तो आप नक्शे को पढ़ के और यहाँ पर वॉक करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर रात को नाइट और साउंड शो भी होता है जो काफ़ी अच्छा लेज़र शो होता है और बहुत ही खूबसूरत शो है। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में ग्वालियर का दिखाया था उसी तरह यहाँ पर फोटो में भी होता है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो टिकट घर है और यहाँ पर 50 रुपये एक नॉर्मल शुल्क लगता है अंदर प्रवेश का। और अब ये जो सामने आप देख रहे हैं ये वेलकम गेट कहलाता है। कोई भी राजा से मिलने के लिए आया करता था तो उसको यहाँ पर वेलकम किया जाता था। और उसके बगल में जो आप दरवाज़ा दिख रहे हैं वो तोपखाना का दरवाज़ा है और ये जो आप ऊंचा सा बुर्ज टाइप का दिख रहे हैं वो बेसिकली यहाँ का फांसी घर है।
तो अब हम आपको जो चीज़ दिखा रहे हैं वो फांसी का घर या मौत का कुआं है। ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसी को फांसी का घर कहते हैं। अब चलिए हम आपको अंदर लेके दिखाते हैं इसके अंदर। और ये जो आप देख रहे हैं इसके नीचे करीब 4 या 5 फीट गहरा गड्ढा है। पहले और भी ज़्यादा गहरा गड्ढा था, पर अभी सरकार द्वारा इसको भर दिया गया है और उस पर ये जाली लगा दी गई है सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये देख सकते हैं नीचे कितना गहरा है। और यहाँ पर आदमी को लटका दिया जाता था और ऊपर से उसके हाथ पैर बांध के उसको रस्सी के सहारे लटका दिया जाता था और ऊपर से वजन वगैरह उसको डालकर उसका मृत्यु हो जाती थी। तो अब हमारे सामने ये जो बड़ा सा ह्यूज सा गेट आप देख रहे हैं इसे वेलकम द्वार या स्वागत दरवाज़ा भी कहते हैं। राजा महाराजा जब यहाँ पर आते थे उनसे मिलने के लिए तो यहाँ पर उनके स्वागत की तैयारी की जाती थी और उनका यहाँ स्वागत किया जाता था। यहाँ पर आप जो बड़े बड़े चबूतरे दिख रहे हैं उसमें ड्रम बाज रखे जाते थे, वो ड्रम वगैरह बजाते थे और आदमी यहाँ पर खड़े होकर उन पर फूल बरसाया करते थे। राजा के रिश्तेदार या जो भी उनके गेस्ट वगैरह उनसे मिलने के लिए आते थे तो यहाँ पर उनका स्वागत किया जाता था। और यहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिसके द्वारा आप राजा महल के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। वेलकम गेट के बाजू में ही आपको ये जो दरवाज़ा दिख रहा है इसे तोपखाना दरवाज़ा भी कहते हैं और यहाँ से आप पैदल चल के तोपखाने की तरफ जा सकते हैं। तो ओरछा फोर्ट बेसिकली ये पूरा ओरछा कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारे महल बने हुए हैं। राजा महल, शीश महल, जहांगीर महल, राय प्रवीण महल और हमाम खाना इसके अंदर बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सामने जो दिख रहा है वो तोपखाना है और यहाँ पर कुछ रैंप तरह की चीज़ बनाई गई है। तो बेसिकली ये जो एरिया है वो ऊंट, हाथी और घोड़े के चढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता था यहाँ से। और अब आप ये जो मेरे सामने देख रहे हैं ये पूरा तोपखाना दर बना हुआ है और बेसिकली यहाँ पर जितनी भी जो लड़ाई के लिए तोप वगैरह इस्तेमाल की जाती थी वो यहाँ पर लाकर सुरक्षित रखी जाती थी। और यहाँ से जब भी ज़रूरत पड़ती थी किसी भी लड़ाई के लिए या किसी राजा के स्वागत करने के लिए तोप चलानी होती थी तो यहाँ से उनको शिफ्ट कर लिया जाता था। तो अब हम महल के अंदर आ चुके हैं और ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये गेट का पिछला हिस्सा है स्वागत द्वार का। और ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये पूरा राजा फोर्ट है और इसका जो सबसे पुराना हिस्सा है वो है दीवाने आम, जिसे राजा का दरबार भी कहते हैं। तो हम आपको दीवाने आम के अंदर ले जाते हैं। बेसिकली ये जनता दरबार है जहाँ पर राजा द्वारा दरबार लगाया जाता था और जनता की परेशानियों का निराकरण किया जाता था, इसलिए इसको जनता दरबार या दीवाने आम कहा जाता है। और ये जो सामने आप जो चबूतरा नमा देख रहे हैं यहाँ पर राजा बैठा करता था और ये सबसे ऊंचा स्थान था इस जनता दरबार का। यहाँ से बैठकर राजा उनकी समस्याएं सुनता था। दूसरा जो आपको दूसरा चबूतरा दिख रहा है वहाँ पर उसके मंत्रीगण बैठते थे और जो तीसरा सबसे नीचे का हिस्सा है यहाँ पर सामान्य जनता बैठती थी और ये पूरा एरिया उनको बैठने के लिए यूज़ किया जाता था। तो बेसिकली ये हिस्सा था कि इसे 3 भागों में बांट दिया गया था। सबसे ऊपर राजा का स्थान था, उसके नीचे राजा के मंत्री या उसके सलाहकार बैठते थे और जो सबसे नीचे आप दूर वाला हिस्सा देख रहे हैं वहाँ पर सामान्य जनता बैठा करती थी। तो आप ये जो छत पर पेंटिंग देख रहे हैं उसे फ्रेस्को पेंटिंग कहा जाता था और ये काफ़ी फेमस पेंटिंग है। ये देख रहे हैं आप, ये इसमें फूल पत्ती वगैरह जो बनी हुई हैं ये पर्शियन पेंटिंग का भी हिस्सा है। तो बेसिकली ये मिक्स है, इसमें पर्शियन विथ फ्रेस्को पेंटिंग है। बेसिकली क्या हुआ कि मधुकर शाह थे वो आगरा जाया करते थे तो वहाँ पर मुगलों का राज हुआ करता था, तो वहाँ पर उन्होंने जो पेंटिंग देखी तो उसका मिश्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। तो जितने भी ये जो फूल पत्ती वगैरह ये देख रहे हैं ये पर्शियन पेंटिंग का हिस्सा है और जो हिंदू देवी देवता या जानवर वगैरह दिख रहे हैं वो फ्रेस्को पेंटिंग का नमूना है। तो ये दोनों के मिक्स करके बनाया गया है यहाँ पर। ये है महल का उत्तरी द्वार। यहीं से राजा महल से होते हुए दरबारे आम में आया करते थे।
यहाँ पर एक शिव मंदिर भी बना हुआ है। कहते हैं कि राजा जब भी दरबारे आम में आया करते थे तो सबसे पहले वो यहाँ पर जाकर शिव मंदिर में शिव जी के दर्शन किया करते थे और फिर दर्शन करने के बाद वो दरबारे आम में आया करते थे। तो हम राजा महल का दूसरा हिस्सा, जैसे दीवाने खास कहते हैं, उसको देखने के लिए जा रहे हैं। वो यहाँ से राजा के महल की एंट्री होती है। यहाँ पर कुछ हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है महल से रिलेटेड और राजा सिंह बुंदेला के बारे में। तो आप यहाँ पर उसको पॉज करके यहाँ पर आप पूरी हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। इसमें सब कुछ बताया गया है महल के बारे में। ये देखिए, ये पूरे महल का नक्शा बनाया गया है कि कौन सा हिस्से में कौन सा पार्ट है। इसके 4 पार्ट हैं, दीवाने आम, दीवाने खास और राजा के अपना बेडरूम, उनके कक्ष, और चौथा पार्ट है उनका एंटरटेनमेंट एरिया, और 5वां पार्ट है उनका हमाम खाना। तो ये जो आप सामने देख रहे हैं ये राजा महल की एंट्री का गेट है। चलिए अंदर चलते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे ही हम अंदर चलते हैं एक दीवार आ जाती है। तो उस समय बुंदेला समाज में पर्दा प्रथा चला करती थी, तो इसलिए सामने एकदम से गेट के सामने ओपन स्पेस नहीं है, एक दीवार बनाई गई है ताकि आप अंदर एकदम से सीधे ना देख पाएँ। उसमें जो लेफ्ट तरफ दरवाजा है वो अंदर आने के लिए और राइट साइड है वो बाहर जाने के लिए है। तो अब हम महल के अंदर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं, ये आप इसका पूरा ओपन स्पेस एरिया है और अब आपको पूरा दिखाते हैं अभी ये। तो अब जो आप अपने सामने एक चबूतरा सा टाइप का देख रहे हैं वो बेसिकली एक एंटरटेनमेंट एरिया था और उस वहाँ पर कोई भी फंक्शन वगैरह होता था तो जो भी नृत्य वगैरह किया जाता था यहीं इसी चबूतरे पर होता था। और उसके ऊपर जो चारों तरफ बुर्ज या खलीफे बने हुए हैं उस पर रानी बैठकर और राजा महाराज साथ बैठकर यहाँ पर उसको देखा करते थे। ऊपर आप जो झरोके वगैरह देख रहे हैं वो इस तरह से बनाए गए थे कि वहाँ पर रानियाँ बैठकर ये सब नृत्य वगैरह देख सकती थी, पर कोई नीचे बैठा व्यक्ति उनको ऊपर नहीं देख सकता था। तो इस तरह से ये पर्दा प्रथा के कारण ये बनाया गया था। और ऊपर जो खिड़की और वो जो छतरी वगैरह दिख रही है उसमें सैनिक वगैरह खड़ा रहा करते थे। तो बेसिकली एक प्राइवेट एरिया था, वहाँ पर नॉर्मल पब्लिक को आने की कोई मनाही थी और सिर्फ यहाँ पर राजा अपने मित्रों, सहयोगियों, भाई बंधुओं और के साथ ही यहाँ पर बैठकर नृत्य वगैरह देख सकते थे। ये उनका पूरा कंप्लीट प्राइवेट एरिया था। तो आप ये जो नीचे हुक वगैरह देख रहे हैं ये यहाँ पर कपड़ा या पर्दा बांधने के लिए रखे जाते थे। जब काफ़ी ज़्यादा धूप वगैरह होती थी तो ये इन हुकों वगैरह में पर्दे वगैरह बांध दिया करते थे। और ये आप जो देख रहे हैं ये 12 दरी है जो सामने, इसमें 12 खंबे हैं। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये झरोके टाइप की, यहीं पर रानी महारानी बैठी करती थी और यहाँ से बैठकर वो प्रोग्राम देखा करती थी। और वो इस तरह से था कि उन्हें कोई नहीं देख सकता था पर वो सबको देख सकती थी। ये उस ज़माने का फाउंटेन या पानी का फव्वारा हुआ करता था। इसमें गुलाब जल वगैरह डालकर इसमें फव्वारा चलाया जाता था ताकि उसकी सुगंध पूरे इस एरिया में फैल जाए। और ये जो सामने आप देख रहे हैं वो उसका पूरा ड्रेनेज सिस्टम है, जो सीढ़ी के नीचे छेद सा दिख रहा है ये देख सकते हैं आप, ये पूरा उसका ड्रेनेज सिस्टम था पानी का। तो काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम की। ये देख सकते हैं नालियाँ वगैरह हैं, तो जो भी पानी वगैरह था वो यहाँ से ड्रेनेज होके निकल जाया करता था और कोई भी पानी इकट्ठा नहीं हुआ करता था। तो आप सोच सकते हैं उस ज़माने में भी कितना अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था उनकी व्यवस्था के हिसाब से।
तो आप लेफ़्ट साइड में जो स्क्रीन पर बिल्डिंग देख रहे हैं वो दीवाने खास है। इसके पहले हमने आपको दीवाने आम दिखाया था और अब ये दीवाने खास है। इसके नीचे बेसमेंट बना हुआ है, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। दीवाने खास में राजा अपने साथीगण, अपने मंत्रियों और अपने विश्वास पात्र लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे और राज्य को चलाने के लिए जो भी निर्णय वगैरह हुआ करते थे वो यहीं पर लिए जाते थे। और ऊपर जो पेंटिंग देख रहे हैं वो कालीन पेंटिंग है जो मुगलों द्वारा ली गई है। और अब ये जो आपको नीचे दिख रहा है वो बेसमेंट है। अब हम आपको बेसमेंट में लेकर चलते हैं। तो बेसिकली ये जो बेसमेंट वगैरह था ये इसलिए बनाया गया था कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो यहाँ पर नीचे आके राजा और महारानी वगैरह आराम कर सकें। ये देख सकते हैं वेंटिलेशन की बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छी धूप आती है और जो ऊपर से हवा आती थी वो यहाँ पर ठंडी होकर आती थी। तो जब भी बहुत ज़्यादा ठंड या गर्मी पड़ती थी तो राजा यहाँ पर आकर आराम करते थे और यहीं पर रहा करते थे। और अभी भी अगर आप गर्मियों में यहाँ पर आएंगे तो आपको एक हल्का सा ठंडापन महसूस होगा ऊपर के मुकाबले। तो अब ये जो आप सामने देख रहे हैं वो बारादरी है। इसका नाम बारादरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 12 खंबे हैं और इसको डाइनिंग हॉल भी कहा जाता है। यहाँ पर राजा महाराजा अपने रिश्तेदार या भाई या महारानी के साथ यहाँ पर खाना खाया करते थे। तो इसमें 2 कमरे हैं। ये एक तो ये सामने जो कमरा है ये बना हुआ है खाना खाने के लिए, और अगर गेस्ट वगैरह कुछ ज़्यादा है या लोगों की संख्या ज़्यादा है तो इसके पीछे भी एक हिस्सा है जो आपको सामने दिख रहा है, वहाँ का भी इस्तेमाल किया जा सकता है खाना खाने के लिए। और ये जो ऊपर पेंटिंग दिख रही है वो कालीन पेंटिंग है जो कि मुगलों से प्रेरित है। और यहाँ पर अपने ये देख सकते हैं ये मुगलों वाली पेंटिंग है और इसमें पूरा कालीन की तरह इसमें पेंटिंग की गई है और ये 500 साल पुरानी है। ये जो दिख रहा है इसमें पानी भरा जाता था, गुलाब जल वगैरह, और इसके ऊपर हुक लगे हुए हैं तो जिसमें के कारण यहाँ पर पंखा लगाया जाता था। तो जब वो पंखा फहराया जाता था तो जो हवा आती थी वो खुशबू से होकर यहाँ पर आती। तो हम आपको राजसी हमाम खाना या बाथरूम दिखाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अभी ये देखिए जो नीचे छेद दिख रहा है ना आपको, यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती थी और उसके से पानी गर्म किया जाता था। अभी हम आपको अंदर दिखाएंगे वहाँ पर कि कैसे पानी गर्म होता था उससे, पर ये स्थान है जहाँ से लकड़ी जला के पानी गर्म किया जाता था। अब चलिए आपको अंदर ले चलते हैं बाथरूम के। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप इस तरह के 3 टैंक बने हुए हैं और इन टैंकों में पानी रखा जाता था। तो इसके एक टैंक में यहाँ से पानी में जरा लकड़ी जलाई जाती थी और लकड़ी जलाने के बाद इस पानी के टैंक में ये एक लोहे का बर्तन रखा जाता था जिसमें पानी गर्म किया जाता था और फिर उस गर्म पानी का इस्तेमाल बाथरूम में किया जाता था नहाने के लिए और हाथ वाथ धोने के लिए। तो आप देख सकते हैं उस समय भी कितनी अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर पानी गर्म करने की और बाथरूम में नहाने वगैरह की। जो आप खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पर दिए वगैरह रखे जाते थे रोशनी करने के लिए। जैसे किसी को रात में बाथरूम जाना होता था तो यहाँ पर दिए या मशाल लगा दी जाती थी उजाले के लिए। यहाँ पर छोटे छोटे झरोके भी बनाए गए हैं रोशनी के लिए। तो अब आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं ये छोटे छोटे झरोके भी बने हुए हैं रोशनी आने के लिए यहाँ पर। और अब हम आपको लिखा जा रहे हैं वॉशरूम में टॉयलेट की जगह पर। ये देख सकते हैं आप उस ज़माने में भी इस तरह की लेटरिन वगैरह की करने की व्यवस्था बनी हुई थी। आप देख सकते हैं कि कितने, और ये काफ़ी गहरे बनाए जाते थे और इसका जो नीचे तरफ से हिस्सा है वो दूसरी तरफ खुलता था जहाँ पर इसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था की जाती थी। ये देख सकते हैं आप उस टाइम में भी कितनी अच्छी तरह से तकनीक का इस्तेमाल करके इस तरह का बनाया जाता था। तो अब जो आप पाइप देख रहे हैं वो बेसिकली पानी आने के लिए रखा जाता था और ये इस स्थान को हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर कुछ राख वगैरह रखी जाती थी और वो जो पानी आता था इस पाइप के सहारे से उससे अपना हाथ धोया जाता। तो अब ये जो आप सामने देख रहे हैं वो राजा का निवास है। वो जो आपको 3 दरवाजे तरह दिख रहे हैं वो राजा का निवास था और ये जो इस तरफ आप जो देख रहे हैं वो महारानियों के लिए बने गए। जैसे कि पहले हुआ करता था कि एक राजा की बहुत सारी रानियाँ हो सकती है, तो ये दोनों तरफ महारानियों के कमरे बने हुए और वो जो सेंटर में वो जो दिख रहा है वो आपको वो राजा का बेडरूम हुआ करता था और उसके दोनों तरफ रानियों के निवास थे। ये इस तरफ राइट साइड और बाएं तरफ दोनों तरफ रानियों के निवास हुआ करते थे। तो अब हम आपको इस महल के सबसे प्रमुख हिस्से राजा जी के कमरे में लेकर जा रहे हैं। तो इसमें भी रानी के कमरे की तरह देख सकते हैं आप, इसमें भी पेंटिंग्स बनी हुई हैं और काफ़ी खूबसूरत पेंटिंग है ये।
तो इस कमरे में कुछ स्थान पर ये रेलिंग लगा दी गई है ताकि लोग वहाँ पर ना जा पाएँ और इस पेंटिंग्स ख़राब ना कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने भगवान की, विष्णु के सारे अवतार बने हुए हैं और भगवान श्री कृष्ण की भी यहाँ पर काफ़ी सारी पेंटिंग्स की गई हैं, ये देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है मधुकर जी काफ़ी श्री कृष्ण के भक्त थे, तो इसलिए उनकी श्री कृष्ण की काफ़ी सारी यहाँ चित्रकारी की गई है। और आप ये देख सकते हैं अंदर भी एक कमरा बना हुआ है। आप देख सकते हैं कमरे में जगह जगह पर इस तरह के झरोखे बने हुए हैं जिससे कि रोशनी और हवा आती रहे। तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी उस टाइम के ज़माने में भी, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता था। और आप जो ये खिड़की नुमा से पर जो प्लास्टर वगैरह देख रहे हैं वो बहुत ही खूबसूरत है। और उस समय ये चाक, चूना, पत्थर और फल और सब्जियों को मिलाकर बनाया गया था। तो आज भी देख सकते हैं इसकी कलाकृति कितनी अच्छी है। और ये ऊपर देख सकते हैं आप एक पेंटिंग भी बनी हुई है। तो चलिए अब हम देखते हैं रानी जी का कमरा। ये महारानी कुंवर गणेश का कमरा है। तो इसमें भी राजा के कमरे की तरह खूबसूरत पेंटिंग्स बनी हुई हैं और खूबसूरत पेंटिंग्स, बड़े बड़े हॉल और ऊंची दीवारें ये आपको हर महल में देखने को मिलेंगी। तो इसके कारण कमरा क्या ठंडा भी रहता था और ठंड में ये कमरा गर्म रहता था। जैसा कि पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। तो जो पहला अवतार है वो मत्स्य अवतार है जो आप सामने देख रहे हैं, उसी के बाजू में दूसरा टर्टल अवतार है और तीसरा अवतार जो कहलाता है वो वराह अवतार कहलाता है। चौथा जो है वो नरसिंह अवतार है। पांचवा अवतार वामन का, छठा भगवान परशुराम का, सातवां अवतार भगवान श्री राम का, आठवां अवतार भगवान श्री कृष्ण का और नवा अवतार भगवान बुद्ध का और 10वां अवतार जो अभी कलयुग में होगा वो कलगी अवतार होगा, वो घोड़े के रूप में होगा। इन पेंटिंग्स को देखकर लगता है कि ये बिल्कुल जैसे अभी ही बनाई गई हो। बिल्कुल 500 साल पुरानी तो लगती ही नहीं है और बहुत ही खूबसूरत है ये पेंटिंग्स। देख आप ये दीवारों पर देखेंगे कि यहाँ पर हुक लगे हुए हैं। ये उस जमाने में पर्दा लगाने के लिए लगाए गए थे ताकि कोई अंदर की तरफ ना देख सके और यहाँ पर पूरे पर्दे बांध दिए जाते थे। और ये जो खिड़की है जो भगवान को देखने के लिए महारानी कुंवर जी ने बनवाई थी, तो आप इस खिड़की से जो सामने मंदिर देख रहे हैं वो चतुर्भुज मंदिर है। पहले रानी भगवान श्री राम की स्थापना इसी मंदिर में करना चाहती थी पर किसी कारणवश वो नहीं कर सकी। तो ये जो आप देख रहे हैं वो चतुर्भुज मंदिर है यहाँ से। और ये जो ऊपर पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत है और महाराज और महारानी दोनों के रूम में ही बनी हुई हैं। और जैसे हम यहाँ से बाहर से निकलते हैं ये गलियारे बने हुए हैं जो रानी के चलने वगैरह के लिए मिलते थे और यहाँ से रानी पूरे उसका चबूतरे का व्यू देख सकती थी। ऊपर ले चलते हैं। ये सीढ़ियाँ काफी छोटी और सकरी बनाई गई थी, ये सुरक्षा के लिए बनाई गई थी ताकि कोई भी अगर आए तो एक या दो आदमी ही एक साथ चढ़ सके, पूरी सेना एक साथ ना चढ़ सके। और ये देखिए पूरे गलियारे बने हुए हैं और यहाँ पर भी कमरे बने हुए हैं और वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो रानी यहाँ से अपना पूरा महल का दृश्य देख सकती थी और नीचे जो भी प्रोग्राम हो सकता है उसको भी देख सकती थी। ये जो आप लोहे का वो देख रहे हैं ये उस समय मसाल लगाने के लिए उपयोग में आया था रात के लिए। तो आप ये जो देख रहे हैं सामने वो होटल शीश महल है जो पहले महारानी का निवास हुआ करता था, लेकिन आजकल इसको होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है और ये एमपी टूरिज्म वालों ने इसको कन्वर्ट कर दिया है। ये जो देख रहे हैं आप इसका डाइनिंग हॉल है और बहुत ही सुंदर है। और ये आप देख रहे हैं इसका ये रूम के अंदर का नज़ारा है, बहुत ही भव्य रूम है और बिल्कुल राजसी ठाट जैसा लगेगा कि आपको कि बिल्कुल आप महाराजा की तरह यहाँ पर हैं। बहुत पुरानी पेंटिंग्स लगी हुई हैं, क्वीन साइज़ बेड है यहाँ पर और साथ में किंग साइज़ बेड भी है और बहुत ही अच्छा डेकोरेट किया गया है रूम और बहुत ही अच्छा प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है यहाँ का।
की विंडो से आपको चतुर्भुज मंदिर भी दिखाई देता है। तो आप दृश्य देख रहे हैं वो महल के ऊपरी हिस्से से दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू है। और ये सामने जो मंदिर है वो चतुर्भुज मंदिर है। और ये जो आपको गलियारे दिखते थे अब उसके अंदर हम चल रहे हैं। इसमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई हैं जिसके दोनों तरफ आप सब कुछ नज़ारे देख सकते हैं। और ऊपर जो छतरियां वगैरह बनी हुई दिखाई दे रही हैं उसमें सैनिक खड़े होते थे सुरक्षा के लिए। तो ये पूरा विहंगम दृश्य देख सकते हैं आप। और ये चारों तरफ सैनिकों से खड़े रहने के लिए जगह बनाई गई है ताकि इसकी महल की सुरक्षा हो सके। देख